तो रीडिंग बूस्टर देख लेते हैं भाई आज का। द इम्पोजिशन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ट्रिगर्ड अ डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइस। एक बार ना थोड़ा सा खुद से एक बार हिंट लेके देखो। आज मैं रीडिंग बूस्टर में भी ये करूंगा कि आप ना थोड़ा सा खुद से चीजों को करके देखो जल्दी से, फटाफट से। पर इस स्लाइड को भी देख लो हल्का सा, देखो एक बार। द इम्पोजिशन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स by US President Donald Trump has triggered a decline in crude oil prices, increased market volatility and fears of a global dash। कहा गया है, यहां से समझना, द इम्पोजिशन आपका सब्जेक्ट है। किस चीज को इम्पोज किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि टैरिफ्स लगाए गए हैं, ठीक है। टैरिफ्स बेसिकली एक तरीके से टैक्स होता है, ठीक है। जो अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, यूएस और चाइना के बीच में पूरा टैरिफ वॉर चल रहा है, तो उसी की बात करी गई है, ठीक है। तो द इम्पोजिशन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स। रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब है? कोई भी एक्शन रेसिप्रोकल होता है, उसका मतलब है जैसे मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, एक ये है और एक ये है। इस ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, तो बी व्यक्ति ने पलट के उसको थप्पड़ मार दिया, तो वो जो थप्पड़ था वो रेसिप्रोकल एक्शन था। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो सामने वाले ने किया उसके पलटवार में आपने वैसा ही काम कर दिया, तो वही होता है रेसिप्रोकल एक्शन। तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का क्या मतलब है? जैसे चाइना ने टैरिफ्स लगाए, तो उन टैरिफ को मैच करने के लिए यूएस ने और टैरिफ लगा दिए, ठीक है। तो यूएस की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, तो द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन यानी इम्पोज करना, इम्पोज यानी कि लगाना। क्या चीज लगाना? द इम्पोजिशन। और किस चीज का इम्पोजिशन? तो ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है रेसिप्रोकल टैरिफ्स। किसके द्वारा लगाए गए? तो बाई प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान देंगे यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के आगे आर्टिकल द नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति का नाम मेंशन है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं लिखा होता तो हम लिखते थे बाई द यूएस प्रेसिडेंट, बाई द इंडियन प्रेसिडेंट, बाई द चाइनीज प्रेसिडेंट। लेकिन अगर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है तो नाम लिखा होने पे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। हैज आपकी वर्ब आ गई, हैज ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड आपकी मेन वर्ब आ गई। ट्रिगर करने का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली एकदम स्टार्ट कर देना, ठीक है। कोई अगर किसी कारण से कोई एक्टिविटी सडनली स्टार्ट हो जाती है तो बेसिकली वो ट्रिगर हो जाती है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। जैसे बंदूक में होता है ना, ट्रिगर दबा दिया तो गोली निकल गई। तो ट्रिगर करने का मतलब है किसी दूसरे एक्शन को बेसिकली कॉज करना एक तरीके से, ठीक है। तो ट्रिगर्ड, क्या ट्रिगर किया है? अ डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी कि आपका यहाँ पे ट्रिगर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। डिक्लाइन यानी कि कमी। किस चीज में डिक्लाइन है? तो इन प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस में बेसिकली क्या कर दिया है? डिक्लाइन आ गया है। एक तो ट्रिगर कर दिया, इसके अलावा हैज इंक्रीज्ड, तो हैज हेल्पिंग वर्ब थी, तो यहाँ पे इंक्रीज्ड आपकी मेन वर्ब। एक तो वर्ब ये थी, एक तो इसको जोड़ रहा है और दूसरा किसको जोड़ रहा है? इंक्रीज्ड। नहीं, ये इंक्रीज्ड ने यहाँ पे वर्ब नहीं है भाई, ध्यान देना, मैंने भी पहले वर्ब समझ लिया। वॉलेटिलिटी आपका एडजेक्ट वो मतलब नाउन है, ठीक है। और किस चीज की वॉलेटिलिटी? मार्केट की। और कैसी? इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ाई हुई। तो क्या चीज ट्रिगर करी है? एक तो डिक्लाइन कर दिया है, दूसरा जो वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? अगर कोई चीज वोलाटाइल होती है तो इसका मतलब है वो बहुत नाजुक है, नाजुक स्थिति में है। तो जो चीजें वोलाटाइल हैं इसका मतलब है वो बहुत फ्रिजाइल है, एक तरीके से उनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो मार्केट वोलेटिलिटी का मतलब हो जाता है कि मार्केट बड़ी अस्थिर है। तो मार्केट की अस्थिरता को बढ़ा दिया गया है, बेसिकली ये कहा गया है। एंड और क्या चीज ट्रिगर करी है? फियर्स यानी कि डर। और किस चीज का डर? ऑफ अ ग्लोबल डैश। ग्लोबल क्या? बिजनेस बैटल। क्या चाइना और यूएस ये बिजनेस कर रहे हैं? भाई सबसे पहली बात है, टैरिफ किस पे लगते हैं? व्यापार पे। तो बिजनेस पे नहीं, व्यापार पे। बिजनेस वॉर या बिजनेस बैटल नहीं होगा, ट्रेड वॉर और ट्रेड क्लैश। क्लैश होता है जो लड़ाई होती है उससे, ट्रेड वॉर कहेंगे हम इसको, ठीक है। उन्होंने क्या शुरू कर दिया है? ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ट्रेड वॉर। क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ड्रॉप्ड बाय 14%, ठीक है। सो ये बेसिकली ड्रॉप हो गए थे कितने परसेंट से? 14% से। कब? तो फॉलोइंग, किस चीज को फॉलो करते हुए? तो क्रूड ऑयल प्राइसेस सब्जेक्ट है, ड्रॉप्ड आपकी वर्ब है, बाई प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है 14%। फॉलोइंग आपका पार्टिसिपल है, किस चीज को किस चीज के बाद में? फॉलोइंग का मतलब है किसी चीज के बाद में कुछ होना। द टैरिफ अनाउंसमेंट, तो फॉलोइंग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द टैरिफ अनाउंसमेंट।
विच रिफ्लेक्ट्स या रिफ्लेक्टिंग, पार्टिसिपल आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कंसर्न्स, कंसर्न्स यानी कि चिंताएं, चिंताओं को दिखा रहा है। रिफ्लेक्ट करना यानी कि दिखाना। तो विच रिफ्लेक्ट्स जो कि दिखाता है क्या? चिंताएं। किस चीज पे? तो ओवर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है रिड्यूस्ड ग्लोबल डिमांड, यानी कि कम होती ग्लोबल डिमांड, वो डिमांड जो कम हो गई है, ठीक है। तो जो कि रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कंसर्न्स, किस चीज पे कंसर्न्स है, किस चीज पे चिंताएं? कम हुई ग्लोबल डिमांड अमिड, अमिड यानी के बीच में, किस चीज के? स्लोइंग ट्रेड। यहां पे ट्रेड स्लो हो रहा है और उसके बीच में जो डिमांड कम हुई है उस पर चिंताओं को भी दिखाता है। ये बेसिकली क्या, ये जो ट्रेड मतलब ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं जो कि 14% से कम हो गए टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद में, ये दिखाता है कि चिंताएं हैं किस चीज पे? डिमांड कम हुई है। किस चीज की डिमांड कम हुई है? तेल की। कब? कहां पे? स्लोइंग ट्रेड, क्योंकि ट्रेड कम हो गया। वाइल या एक तरफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स आर मीन्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड करेक्ट ट्रेड डैश। जहां पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते हैं सामान्यतः ये इसलिए होते हैं, आर मीन्ट, इनको क्यों बनाया गया, इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है कि प्रोटेक्ट करेंगे यानी कि बचाएंगे किस चीज को? डोमेस्टिक यानी कि घरेलू इंडस्ट्रीज को। कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स इसीलिए लगाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चाइना की बार बार कंपनियां हमारे यहाँ आती रहे और हमने उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया, टैरिफ नहीं लगाया। जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उन पर हमें टैरिफ लगाना जरूरी है। या हम चाइना से जो सामान मंगा रहे हैं उस पर अगर मान लीजिए भारत सरकार टैरिफ ना लगाए, रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगाए, तो क्या होगा कि बाहर का सामान सस्ता होकर यहाँ आ जाएगा। और चाइना ने टैरिफ लगा रखा है तो हमारे यहाँ का चाइना में तो जा नहीं पाया, लेकिन चाइना का हमारे यहाँ आ गया। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ की जो डिमांड थी वो चाइना ने पूरी कर दी और हमारे यहाँ जो चीजें बन रही थी वो चाइना ले ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगी। तो उस डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एंड और जिससे कि हम क्या करते हैं? करेक्ट कर पाए ट्रेड डैश। तो इस चीज से हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि चाइना ने टैरिफ मतलब चाइना ने टैरिफ लगा दिया कि इंडिया से जो सामान आएगा इस पर इतना टैक्स है, तो वहां पे चाइना में क्या होगा? इससे इंडिया का जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। जैसे ही इंडिया का सामान महंगा हुआ तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी इसका मतलब है कि चाइना इंडिया से सामान कम मंगाएगा। इंडिया ने टैरिफ नहीं लगा रखा है। अगर टैरिफ नहीं लगा रखा है तो चाइना का सामान सस्ता है हमारे यहाँ। अगर सस्ता है तो इसका मतलब उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, और अगर उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी तो हम चाइना से और इंपोर्ट करते रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ट्रेड में ना इम्बैलेंस आ जाएगा। एक कंट्री ज्यादा सामान मंगा रही है और एक मंगा नहीं रही है, तो उस ट्रेड इम्बैलेंस को सही करने के लिए क्या लगाया जाता है? टैरिफ लगाया जाता है। तो ट्रेड के अंदर क्या आता है भाई? सबसे पहले प्री जुडिस नहीं आते हैं। प्री जुडिस आपके बेसिकली माइंड में आते हैं। प्री जुडिस का मतलब है जो हम पहले से सोचे बैठे होते हैं। डिस्क्रिपेंसी का मतलब है चीजें जब मिसमैच करती हैं, वो डिस्क्रिपेंसी आपके किसी रिजल्ट वगैरह में आती है, किसी फाइल वगैरह में आती है। और इन इक्विटीज, इन इक्विटी बेसिकली आपके सोसाइटल स्टेटस में होती है। इन इक्वालिटी या इन इक्विटी ये किस में होती है? सोसाइटी के अंदर होती है। लेकिन ट्रेड वगैरह में क्या होता है? इम्बैलेंस आता है, ठीक है। तो ट्रेड इम्बैलेंस, दे ऑफन रिजल्ट, और अक्सर उनका रिजल्ट क्या होता है? दे ऑफन रिजल्ट इन एस्केलेटिंग ट्रेड बैरियर्स। और जिससे ना दे मतलब इनका मतलब तो ये होता है कि इनको पॉजिटिव चीज के लिए रखा गया है, लेकिन अक्सर हो क्या रहा है? दे यानी कि टैरिफ्स ऑफन रिजल्ट, उनका परिणाम होता है इन एस्केलेटिंग। एस्केलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली और बढ़ाना, खास करके किसी खराब चीज को। किस चीज को बढ़ा देते हैं? ये ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड के जो बैरियर्स हैं, अब ऐसा नहीं कि फिजिकल बैरियर्स हैं, जैसे जैसे आपका टैरिफ बढ़ जाएगा, टैरिफ बढ़ गया तो इसका मतलब चीजें महंगी हो गई, तो जो पहले ट्रेड आराम से हो पा रहा था अब वो आराम से नहीं हो पाएगा। ट्रेड बैरियर और बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? सप्लाई चेन को भी वो बेसिकली डिसरप्ट करते हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? हायर कंज्यूमर प्राइसेस होते हैं। कंज्यूमर को इसमें और खामखा भुगतान करना पड़ता है कि उसके लिए कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। आगे देखेंगे द न्यू टैरिफ रिजीम, ये सब्जेक्ट है आपका न्यू टैरिफ रिजीम। हैज पर्टिकुलरली, तो हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको मेन वर्ब चाहिए यहाँ पे, तो एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। पर्टिकुलरली तो एडवर्ब है, मेन वर्ब चाहिए तो इफेक्टेड, डिफेक्टेड, इंपैक्टेड और अफेक्टेड, ये आपके ऑप्शंस हैं।
किसको भाई अफेक्ट किया है? तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को। तो साउथ वाली और साउथ ईस्ट एशिया वाली ये जो इकोनॉमीज है इनको इसने बहुत प्रभावित किया है। सबसे पहले ध्यान देंगे, ये इफेक्ट तो आपका नाउन होता है, ये वर्ब भी हो जाता है, लेकिन जब ये वर्ब होता है ना तो इसका मीनिंग होता है बेसिकली टू ब्रिंग अबाउट, टू कॉज, लेकिन यहाँ पे कॉज करने का सेंस नहीं है। जब ये इफेक्ट वर्ब होता है ना तो इसके साथ सामान्यतः चेंज आता है, टू इफेक्ट सम चेंजेस, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो जनरली नाउन होता है, हमें वर्ब चाहिए। दूसरा डिफेक्टेड, डिफेक्ट तो भाई कोई खराबी होती है, चीजों को खराब नहीं किया, प्रभावित करते हैं। यूएस अगर मतलब अमेरिका अगर मान लो टैरिफ लगा दे इंडिया पे बहुत सारा, सपोज कीजिए, तो क्या वो इंडिया को डिफेक्ट कर देगा? इंडिया अब तो डिफेक्टेड पीस है, नहीं, इंडिया को वो चीजें प्रभावित करेंगी लेकिन डिफेक्टेड नहीं बना देंगे। तो इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। एक है आपका इम्पैक्टेड और एक है आपका अफेक्टेड। सामान्यतः इम्पैक्ट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, इम्पैक्टेड ऑन समथिंग, ठीक है, यहाँ पे ऑन नहीं है तो ये हट जाएगा, ठीक है, तो अफेक्टेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफेक्टेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्यतः अफेक्ट ही आता है ऐसे केस, ठीक है। आगे हुज ग्रोथ, तो ये जो न्यू रिजीम है ये सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, अफेक्टेड मेन वर्ब है, किसको अफेक्ट किया है? तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कौन सी इकोनॉमीज? हुज ग्रोथ, जिनकी जो ग्रोथ है वो किस पे रिलाई करती है? रिलाई हैवीली ऑन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, यूएस के अंदर सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर ही इकोनॉमी चल रही है, और यूएस अगर टैरिफ लगा देगा तो इनको तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना ही है, तो इसलिए आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंट्रीज जैसे कि एक वियतनाम है, एक कंबोडिया है, वेयर जहां पर एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, यूएस में एक्सपोर्ट्स जो हैं डैश 30% एंड 25% ऑफ जीडीपी रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले ये देखेंगे कि पैसे चल किस में रहा है, आप कहोगे सर प्रेजेंट में चल रहा है। यहाँ पे जैसे ही देखोगे ना आप सेंटेंस को समझना, ठीक है। कंट्रीज आपका बेसिकली सब्जेक्ट है, लाइक आपकी प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वियतनाम एंड कंबोडिया, वेयर आपका एक तरीके से बीच में कंजंक्शन आ गया, तो अगर कंजंक्शन आया तो ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये क्या है? सब्जेक्ट है। टू क्या है? प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द यूएस, तो इस एक्सपोर्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? एक्सपोर्ट्स कैसा सब्जेक्ट है? आपका प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे तो अकाउंट्स आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया? अकाउंट्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? अकाउंट आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, सॉरी अकाउंट क्यों गलत हो जाएगा? अकाउंट तो प्लूरल है ना, यहाँ पे अकाउंटेड आ गया, ये तो पास्ट है, पास्ट है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाउंट्स फॉर, ठीक है, मतलब अकाउंट फॉर। तो जहां पे एक्सपोर्ट्स जो है वो अकाउंट फॉर 30% एंड 25% ऑफ जीडीपी रेस्पेक्टिवली। अब देखो ये कंट्रीज जो एक सब्जेक्ट रह रहा था इसके लिए वर्ब आ गई क्या? कंट्रीज फेस, ये क्या फेस कर रहे हैं? हाई टैरिफ्स। कितने टैरिफ? 46% एंड 49%। एक को 46% पड़ रहा है और एक को 39% पड़ रहा है, सॉरी 49% पड़ रहा है। कंबोडियाज गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट यानी कपड़ों की, कंबोडिया की जो गारमेंट इंडस्ट्री है विच एम्प्लॉयज, जो कि एम्प्लॉय करती है, रोजगार देती है, ओवर 7,50,000 पीपल, जो कि 7,50,000 लोगों के लिए रोजगार देती है, इज स्पेशली वल्नरेबल, और ये इंडस्ट्री बहुत वल्नरेबल है, वल्नरेबल यानी कि इसको इजीली हार्म किया जा सकता है, ठीक है। डैश चाइना, चाइना मतलब चाइना के साथ क्या है कि यूएस कितने भी टैरिफ लगा ले, चाइना अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाइना के जैसे नहीं, चाइना से अलग, तो स्मॉलर एशियन इकोनॉमीज जो हैं ये लैक करती हैं क्या? लीवरेज, इन पे लीवरेज नहीं है। लीवरेज का मतलब होता है एक तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या कुछ एक तरीके से स्कोप। किस चीज का लीवरेज नहीं है? टू रिटेलिएट, कि वो रिटेलिएट करके अमेरिका पे वो लगा दें लाइक टैरिफ्स। जैसे चाइना ने क्या किया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चाइना ने उन पर टैरिफ लगा दिया। बाकी जो इकोनॉमीज है ये नहीं कर सकती है, इनके पास इतना लीवरेज नहीं है कि ये चाइना की तरह ये लोग भी रिटेलिएट करें और बेसिकली कुछ टैरिफ वगैरह लगाते हैं। रिटेलिएट करने का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करना। एंड मस्ट डिपेंड ऑन, और ये पक्का इनको डिपेंड रहना पड़ता है किस चीज पे? नेगोशिएशंस। ये नेगोशिएशंस करें किसके साथ में? यूएस के साथ में, यहाँ पे यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे, यानी कि उनकी मेन चलेगी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम डिसलाइक करें तो ये तो वर्ब है, और हमें चाहिए क्या? ये प्रेपोजिशन चाहिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो चाइना बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट होगा किसी प्रीपोजिशन का, डिसलाइक तो वर्ब है।
लाइक अनलाइक, देखो लाइकली एडवर्ब है, ये भी नहीं बन सकता है। लाइक का मतलब है कि चाइना भी प्रभावित होता और बाकी भी प्रभावित होते, तो लाइक आता, यानी कि चाइना के जैसे। अनलाइक का मतलब है कि चाइना को तो फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन बाकी को पड़ रहा है, तो अनलाइक इज द करेक्ट आंसर। तो अनलाइक चाइना, लाइक चाइना का मतलब क्या हो जाता कि जैसे चाइना को फर्क पड़ा है, स्मॉलर कंट्रीज को भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उन जैसे चाइना को फर्क पड़ा है उनको भी फर्क पड़ेगा, लेकिन चाइना को तो नहीं पड़ा। चाइना ने रिटेलिएट किया लेकिन बाकी नहीं कर पाए, तो चाइना को अलग दिखाना है। लाइक का मतलब होता है किसी के जैसे होना, और अनलाइक का मतलब होता है कि किसी से अलग होना, और चाइना को हमें यहां अलग दिखाना है, इसीलिए अनलाइक का यूज करेंगे ना कि लाइक का। आगे देखेंगे द यूएस टैरिफ फॉर्मूला, ये जो यूएस का टैरिफ फॉर्मूला है, विच इज बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड ऑन है अ कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट डिवाइडेड बाई इट्स एक्सपोर्ट्स, जो कि बेसिकली क्या है, एक कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट होता है जिसको डिवाइड करते हैं उसके एक्सपोर्ट से, इज क्रिटिसाइज्ड, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग सिंपलिस्टिक। किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई साहब ये तो बहुत सिंपलिस्टिक है और मिसलीडिंग है, ये तो लोगों को मिसलीड करेगा, ठीक है, ये तो लोगों को क्या करेगा, मिसलीड करेगा। इट ओवरलुक्स, ये ओवरलुक करता है, ओवरलुक करने का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना, इग्नोर करता है किसको, द रीजंस डैश ट्रेड डेफिसिट्स एंड excludes service exports favoring countries strong in sectors like finance and technology। ठीक है, तो ये ओवरलुक करता है किसको, मतलब ट्रेड डेफिसिट के सामने ना बाकी सब चीजों को, से इट ओवरलुक्स रीजंस बिहाइंड ट्रेड डेफिसिट, मतलब ट्रेड डेफिसिट के पीछे क्या रीजन है, हम कहते हैं ना रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस, रीजन बिहाइंड हिज फेलियर, रीजन बिहाइंड किसी भी चीज के पीछे का रीजन, किसी भी चीज के, ठीक है, तो रीजन बिहाइंड समथिंग होता है, तो बिहाइंड आपका करेक्ट आंसर। तो इट ओवरलुक्स, ये ओवरलुक कर देता है रीजंस को जो कि ट्रेड डेफिसिट के पीछे होते हैं, ठीक है, एंड एक्सक्लूड्स, और ये एक्सक्लूड करता है, हटा देता है सर्विस एक्सपोर्ट्स को, जिससे क्या होता है, विच फेवर्स, जो कि फेवर कर देता है, फेवरिंग कंट्रीज, उन कंट्रीज को जो कि स्ट्रॉन्ग है इन सेक्टर्स, उन सेक्टर्स में जैसे कि फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो फेवरिंग कंट्रीज स्ट्रॉन्ग इन सेक्टर्स लाइक फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। एक बार इसको ना ब्रेक करके भी दिखा देता हूँ। इट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ओवरलुक्स आपके यहाँ पे वर्ब है, क्या ओवरलुक कर रहा है, द रीजंस, रीजंस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, बिहाइंड आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट्स, एंड कंजंक्शन आ गया। जैसे यहाँ पे ओवरलुक्स वर्ब थी तो एक्सक्लूड्स आपकी क्या आ गई, वर्ब आ गई, क्या एक्सक्लूड करता है, सर्विस एक्सपोर्ट। इसके बाद में फेवरिंग आपका क्या आ गया, पार्टिसिपल आ गया, विच फेवर्स, तो विच फेवर्स को ड्रॉप करके पार्टिसिपल बना दिया, फेवरिंग, किसको फेवर करता है, कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज, कंट्रीज दैट आर स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव, किस चीज में स्ट्रॉन्ग है, तो इन सेक्टर्स, तो इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स, उसका एग्जांपल देने के लिए लाइक प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे मोर ओवर, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, द अज्यूम्ड इलास्टिसिटी, ये जो इलास्टिसिटी दी जाती है ऑफ 0.25 इज कंसिडर्ड अनरियलिस्टिक, इसको अनरियलिस्टिक माना जाता है, एज रियल वर्ल्ड इलास्टिसिटी इज डैश टू 1, जो रियल दुनिया की इलास्टिसिटी है वो बेसिकली 1 के आसपास है, और ये कितनी देते हैं, 0.25, इज नियर टू 1, क्लोजर टू 1, फारर टू 1, फार्दर टू 1। सबसे पहले फर्दर और फारर, ये तो फर्दर तो एडिशनल होता है, फारर तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको तो हटा ही देंगे। अब आपको देखना है कि नियर आएगा या क्लोजर आएगा। सबसे पहले नियर के साथ में सामान्यतः 2 नहीं आता है, नियर 1 लिख देते हैं, और नियर टू जनरली फिजिकल पोजीशन के लिए आता है, नंबर वगैरह के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं, तो क्लोजर टू 1, ये 1 के काफी पास में है जो रियल वर्ल्ड में है, ठीक है, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, 0.25। आगे और इंडिया, अगर यहाँ पे भारत का पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, द प्रपोज्ड टैरिफ्स कुड रिड्यूस इट्स एक्सपोर्ट्स, जो प्रपोज्ड किए, जो टैरिफ्स बताए गए हैं, जो प्रपोज्ड किए गए हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, यूएस में हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जितना सामान हम आज यूएस में भेज पाते हैं उतना नहीं भेज पाएंगे, बाई 7.76 बिलियन डॉलर, कितना फर्क आ रहा है भाई,
7.76 बिलियन डॉलर, बिलियन नहीं बिलियन, जो कि अपने आप में क्या है 6.4% का डिक्लाइन है। भारत के उसमें भी भाई साहब 6.4% का डिक्लाइन आ जाएगा एक्सपोर्ट में, ठीक है, एक्सपोर्ट में 6.4 का डिक्लाइन आ जाएगा, विथ 89 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस इन 2024, विथ प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है 89 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में इंडिया का जो 89 बिलियन था यूएस के लिए, मतलब यूएस से इंडिया को 89 बिलियन मिला क्योंकि इंडिया ने सामान यूएस में भेजा। कब? 2024 में। इंडिया मस्ट एक्ट स्विफ्टली, और इस नंबर को देख के लगता है कि इंडिया को जल्दी एक्ट करना चाहिए, तेजी से, कहीं ऐसा ना हो कि मौका निकल जाए। स्ट्रेटजीज, ये जो स्ट्रेटजीज हैं, तो स्ट्रेटजी सब्जेक्ट है, इंक्लूड वर्ब है, क्या इंक्लूड करती है? नेगोशिएटिंग बैलेंस्ड डील्स। तो सबसे पहले तो यही है कि नेगोशिएट करना है आपको बैलेंस डील्स, किसके साथ में? विद द यूएस, कॉमा दूसरा ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द ईयू, इसके साथ में इंडिया को न सिर्फ मतलब यूएस के साथ में आप नेगोशिएट करो ये अच्छा है, लेकिन अगर यूएस से एक दरवाजा बंद हो रहा है तो ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, वहां पे हमें दूसरा दरवाजा खटखटाना चाहिए और धीरे धीरे वहां पे हमें डेवलप करने चाहिए। बेसिकली क्या, हमें ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाने चाहिए। तो एक्सीलरेट करें, स्पीड करें, फास्टन करें या ग्रोइंग करें, सबसे पहले एग्रीमेंट डेवलप होते हैं, ग्रो नहीं होते हैं। फास्टन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को बांधना, तो इनको बांधना भी नहीं होता है। स्पीड अप होता तो बात अलग थी, स्पीड अप होता तो बात अलग थी, लेकिन अकेला स्पीड नहीं होता है। बेसिकली हमें क्या करना है? एक्सीलरेट करना है। एक्सीलरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को स्पीड अप करना। तो इंडिया मस्ट एक्सीलरेट ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो उनको एक्सीलरेट करे। जो चीज अभी चल रही है, देखो कोई चीज जब नई बनती है तो बात अलग है, लेकिन जैसे क्या इंडिया और यूरोप का ट्रेड नहीं होता है? होता है, लेकिन उसको हमें क्या करना है? एक्सीलरेट करना, उन एग्रीमेंट्स को और बढ़ाना है, ठीक है। तो एक्सीलरेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द ईयू, यूके एंड कनाडा, न सिर्फ ईयू, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, एंड कनाडा, कनाडा के साथ में भी। एंड स्ट्रेंथनिंग, और स्ट्रेंथन करना चाहिए क्या? टाइज विथ अदर मेजर इकोनॉमीज, जो बाकी और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके साथ में भी अपने रिश्ते हमें सुधारने चाहिए, तभी हम बेसिकली आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा यहां पर कहना चाहे। इंडियाज डैश सक्सेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स, इंडिया की जो सक्सेस है किस चीज में? इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट किया है, लाइक एप्पल्स आईफोन्स। हम यहां से एप्पल का आईफोन बना के अमेरिका में भेज रहे हैं, जो कि अमेरिका की कंपनी है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट है। शोज पोटेंशियल, ये पोटेंशियल तो दिखाता है, बट कैपिटलाइजिंग ऑन दिस ग्लोबल मोमेंट, बट लेकिन इस जो ग्लोबल मोमेंट पे एक बहुत बड़ा मोमेंट आया है दुनिया में, जहां पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं, तो फिर वहां पे ना सब उथल पुथल होगा, तो उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना यानी उसका फायदा उठाना है हमें, ठीक है। तो डिमांड्स स्ट्रक्चर, ये जो मोमेंट है वो डिमांड करता है क्या? इसको जरूरत है किस चीज की? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स चाहिए इन टैरिफ्स में, जीएसटी में, एंड ट्रेड डैश। सबसे पहले यहां पे देखते हैं क्या आएगा। इंडियाज डैश सक्सेस, इंडिया की कौन सी सक्सेस? रिसेंट, लेटेस्ट, फ्रेश या न्यू? देखो न्यू सक्सेस कुछ नहीं होता है, दूसरा फ्रेश सक्सेस कुछ नहीं होता है। लेटेस्ट सक्सेस का मतलब है सबसे लास्ट में जो मिली है, और रीसेंट सक्सेस का मतलब है जो हाल फिलहाल में मिली है। अब हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो हाल फिलहाल में सक्सेस है, लेटेस्ट सक्सेस तो ये हो जाएगा ना जो सबसे लास्ट में मिली है। क्या सबसे लास्ट थी ये? नहीं, सबसे लास्ट नहीं है, रीसेंट सक्सेस यानी कि हाल फिलहाल की जो सक्सेस है उसकी बात कर रहे हैं। और आगे कहा गया है कि हमें बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, किसमें? टैरिफ्स में, जीएसटी में, और ट्रेड, क्या? ट्रेड फ्लो में नहीं, ट्रेड फ्लो अलग चीज है, ट्रेड के प्रोसेसेस में नहीं। जो प्रोसीजर होते हैं ना, प्रोसीजर का मतलब है किसी चीज को जो गवर्न करने के रूल्स होते हैं, वो रूल्स वगैरह हमें चेंज करने हैं। तो ट्रेड के जो प्रोसीजर्स हैं, जो तरीके हैं, वो बदलने हैं। तो तरीके बदलने हैं, प्रोसीजर्स। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा पैसेज कंपैरेटिवली, कारण क्योंकि ये मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इकोनॉमी में जनरली हमें थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स होते हैं खास करके एसएससी वाले, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा लैक ऑफ वोकेबलरी, जो इसमें वर्ड्स हैं वो थोड़े से आपके लिए नए लगेंगे, हालांकि मैंने सबका मीनिंग बताया है, बट एक तो ये है कि मैं सबका मीनिंग बताऊं और फिर आपको समझा रहा हूं। दूसरा ये कि आपको चीज़ों का पहले से पता है, तो पहले से पता होने पर हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा, हम रिलेट नहीं कर पाते हैं बच्चे,
प्रैक्टिकल दुनिया में क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना जानकारी नहीं है कि चल क्या रहा है, बस न्यूज में ये देख लिया टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। वो टैरिफ का मतलब क्या, मतलब लोगों के लिए मैटर ही नहीं करता है। दूसरा, उस टैरिफ से क्या फर्क पड़ने वाला है वो मैटर नहीं करता है। उस टैरिफ के क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज ये सब यूपीएससी वालों के लिए मैटर करता है, ना कि हमारे लिए, है ना। इसीलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि ये चीजें ना आप रिलेट नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से। बट पढ़ना इसलिए जरूरी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अब एग्जाम में आ जाएगा तो फिर बेहतर समझ पाओगे आप। आ जाओ। द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की थीम क्या है? बेनिफिट्स ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स, बिल्कुल भी नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है ना वो बेनिफिट नहीं करते हैं, वो तो नुकसान करते हैं। द नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय द यूएस, बिल्कुल सही बात है। यही तो डिस्कस करें कि क्या इनका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। बाकी और ऑप्शंस को देख लेते हैं। एडवांटेजेस फॉर साउथ एशियन इकोनॉमीज ड्यू टू टैरिफ्स, नहीं। साउथ ईस्ट और साउथ वाली जो इकोनॉमीज थी उनको तो भाई नुकसान हो रहा है, ना कि फायदा। इंडियाज लीडरशिप रोल इन ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस, इंडिया का जो रोल है ना बेटा, वो तो सिर्फ लास्ट वाले पैसेज में बताया गया है, शुरू वाले में नहीं। तो लास्ट वाले तो एक सिर्फ एक पैराग्राफ में है, वो पूरा नहीं है। मेन चीज क्या है, यूएस का क्या नेगेटिव फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट देखो, द लाइकली सोर्स ऑफ दिस पैसेज कुड बी, इस पैसेज का लाइकली सोर्स क्या है, संभावित सोर्स क्या है? साइंटिफिक जर्नल है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो न्यूज़पेपर लग रहा था प्रॉपर। एन एनवायरमेंटल रिपोर्ट, बिल्कुल भी नहीं। अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, बिल्कुल भी नहीं। एन इकोनॉमिक एनालिसिस और एडिटोरियल, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग द रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंसमेंट बाय डोनाल्ड ट्रंप, क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन बाय, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो प्राइसेस थे वो कितने से कम हो गए टैरिफ्स के बाद? 14% कम हुए थे ना, शुरुआत में ही दे रखा है, पहले पैराग्राफ के शुरुआत में ही दे रखा है। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, ये रहा, ड्रॉप्ड बाई 14%, दिख रहा है। थर्ड लाइन की स्टार्टिंग देखो, सेकंड लाइन का अंत से थर्ड लाइन की स्टार्टिंग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच टू कंट्रीज मेंशन्ड रिलाई हेवीली ऑन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, वियतनाम और कंबोडिया का मेंशन किया गया था ना, तो पहला ही ऑप्शन है वियतनाम एंड कंबोडिया। चाइना का तो ये बताया गया कि चाइना को हेवीली नहीं है, चाइना झेल जाएगा। इंडिया एंड चाइना, चाइना झेल जाएगा। फिलीपींस का तो जिक्र ही नहीं है, वियतनाम और कंबोडिया का जिक्र था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट क्रिटिसिज्म डज द पैसेज ऑफर रिगार्डिंग द यूएस टैरिफ फार्मूला, यूएस का टैरिफ फार्मूला उसको बताया गया था ना, सिंपलिस्टिक है और मिसलीडिंग है। देख लेते हैं, इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स, एक्यूरेटली तो ना फिर ये क्रिटिसिज्म नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली होता तो फिर क्रिटिसिज्म ही नहीं होता। ओवर सिंप्लीफाई करता है, सिंपलिस्टिक हो गया। एंड एक्सक्लूड करता है सर्विस एक्सपोर्ट को, ये सही है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ शुड इंडिया स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड टू दीज टैरिफ्स, इंडिया को क्या स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए? बाई डिक्रीजिंग इट्स ओवरऑल ट्रेड विद यूएस, यूएस से ट्रेड कम करना स्ट्रेटजी नहीं है, यूएस से नेगोशिएशन की बात करी गई है। इंक्रीजिंग टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स, यूएस पे टैरिफ बढ़ाना भी इंडिया का नहीं बताया गया है। बाई एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन इट्स डोमेस्टिक मार्केट, क्या सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करें? नहीं, बाकी कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। बाई नेगोशिएटिंग बैलेंस ट्रेड डील्स एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड पार्टनरशिप्स विद अदर मेजर इकोनॉमीज, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है ना। द वर्ड इलास्टिसिटी एज यूज्ड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, किसमें? ट्रेड पॉलिसीज में। तो ट्रेड की ही बात करी गई है, स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ तो नहीं, इलास्टिसिटी मतलब जैसे रबड़ होती है ना इलास्टिक, वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होगा, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा। ठीक है, तो भाई ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको पैसेज ठीक लगा होगा, लेकिन ये चीजें ना धीरे धीरे सीख सीख के आएंगी। आप अगर ये सोचो ना एक दिन में आप सब कुछ कर ले जाओगे, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, वैसा होने नहीं वाला है। तो आपको ना चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।